नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीएम योगी के अयोध्या से टिकट देने की मांग बढ़ती जा रही है और साधु संतों ने उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ाने की मांग की है। यही नहीं, इकबाल अंसारी ने भी योगी को टिकट देने की मांग की, जबकि दूसरी ओर राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में साधु संत भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ें। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या से योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि 5 साल में बहुत बदलाव आया और उनकी कौम योगी के साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की मांग है कि योगी जी दोबारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अयोध्या का विकास जो है वो बहुत पीछे रहा और योगी जी के रहते हुए विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू भी होंगी और अयोध्या में लोगों को राहत की सांस भी लोग लेंगे, क्योंकि गुंडा बदमाशों का आतंक जो है योगी जी की मौजूदगी में नहीं रहा। बदमाश है तो भाग गए तो जेल में रहे। और योगी जी संत हैं और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो भी काम करते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए बराबर कर रहे हैं और मुसलमानों का कोई विरोध आज तक 5 साल में जो है योगी जी का नहीं रहा, क्योंकि योगी जी सबके लिए हैं। और अमित सिंह इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, लगातार मांग की जा रही है कि उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से, और खुद बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी उनकी इस उम्मीदवारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो सबका विकास करते हैं, हर धर्म को एक साथ लेकर चलते हैं। देखिए, केवल इकबाल अंसारी ही नहीं, जितने भी अयोध्या वासी हैं, केवल अयोध्या ही नहीं, अवध के जितने भी लोग हैं सभी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़े। और सब यही सोच रहे हैं कि अगर आज बीजेपी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट, उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करती है तो जाहिर तौर से योगी आदित्यनाथ का नाम शुमार होगा। मेरे साथ यहाँ पर संत समाज है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं। इन संत समाज से मैं बातचीत करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ क्या सोचते हैं ये संत समाज, क्या सोचते हैं ये लोग। आप लोग क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ये सोचिए कि आदित्यनाथ जी ने तो पहले ही अयोध्या का दिल जीत लिया है। ये तो चुनाव औपचारिकता मात्र है। अयोध्या को क्या क्या आदित्य योगीनाथ ने नहीं दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया, मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट फेज पूरा हो गया। महाराज जी भी हमारे साथ हैं, महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी, क्या सोचते हैं आप, योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, लड़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बहुत कुछ किया है। जब से जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है तब से यहाँ बत्ती की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी ढंग से चल रही हैं और अपने हिंदुत्व को एक अच्छा नेता है, अपने अच्छा नेता है। हाँ। तो लगातार यहाँ सुबह आप लोग भजन कीर्तन करते हैं? हाँ, यहाँ पर हम दर्शकों को भी सुनाइए। हाँ। किस तरीके से आप लोग यहाँ भजन? जितने भी संत समाज हैं फिलहाल अयोध्या के, वो सभी यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़े और इनका साफ साफ ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का काफी विकास हुआ है। जी बिल्कुल, और दिल जीत लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये कहना है। साधु संतों का मांग भी उठ रही है लगातार कि उनको वहीं से उम्मीदवार बनाया जाए, जिस पर अब मंथन भी लगातार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश में इसका अच्छा मैसेज जाएगा। साथ ही विरोधियों पर तंज किया कि वो अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। कहा कि देश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा, मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है
बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं, और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे, लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे। और अमित सिंह लगातार सारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, देखिए संत समाज तो मांग कर ही रहा है, साथ साथ बीजेपी के कई नेता भी कह रहे हैं कि वहां से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल। हर कोई ये चाह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से वो नामांकन भरे, वो यहाँ से चुनाव लड़े। महाराज जी क्या चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ लड़े अयोध्या से चुनाव? जी बिल्कुल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से लड़ना चाहिए और अयोध्या वासियों के बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और अयोध्या का और ही ज़्यादा विकास, यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी उनके आने से। उनके आने से सब चीज़ में बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे। और भी यहाँ पे देखिए श्रद्धालु लगातार यहाँ से सुबह से। कहाँ के रहने वाले हो आप? गोंडा। गोंडा के, मतलब अयोध्या के बगल वाले जिले के गोंडा का। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर गोंडा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। विकास होगा? बिल्कुल होगा। कैसे जी कैसे? बहुत अच्छा विकास होगा, जैसे आज तक करते हैं वैसे ही विकास करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े? बिल्कुल। तो देखिए शिवानी, जैसे हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास के जिलों में इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अयोध्या से आए, क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु मिश्रा अयोध्या से आए हैं और इनका साफ ये गोंडा से आए हैं अयोध्या में, और इनका साफ ये कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पे आसपास के जिलों पे इसका विकास होगा और इम्पैक्ट सीधे पड़ेगा। आप कहाँ से आए हो ये बताओ मुझे? अयोध्या से भैया। अयोध्या से हैं। योगी आदित्यनाथ को आप चाहते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ें विधानसभा? चाहते तो हैं भैया। चाहते हैं आप, तो हर कोई की चाहत है। और भी हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम यही रानोपाली अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हैं। क्या चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े हैं? हाँ जी बिल्कुल लड़े। क्यों, विकास होगा? जी बिल्कुल काफी विकास। बार आए हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री? जी पूरा 5 साल का tenure। जी बहुत बार आए हैं। बहुत बार देखा है आपने उनको? जी जी। कभी मुलाकात हुई? कभी मुलाकात नहीं होने के लिए देखा है कई बार। देखा है, चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है, चाहे वो साधु संत हो, अयोध्या वासी हो, चाहे अयोध्या के आसपास के जिलों में जितने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़े। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं आप? तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश नहीं, कलकत्ता निवासी हैं। कलकत्ता निवासी हैं आप। तो दूर दराज से भी यहाँ पर लोग यहाँ पर अयोध्या पहुँचते हैं। तो जैसा हम सुबह बात कर रहे थे शिवानी कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर निर्माण, ये केवल अयोध्या वासी या उत्तर प्रदेश के लोगों को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। जी। और यही कहना है बीजेपी नेताओं का कि इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। कांग्रेस ने हमेशा से आतंकियों को जी कह के पुकारा, उस कांग्रेस से और भला अपेक्षा क्या करेगा कोई? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का विश्व हिंदू परिषद पर विवादास्पद बयान सामने आया है। हिमाचल कांग्रेस ने वीएचपी के समरसता अभियान पर सवाल खड़े करते हुए बजरंग दल को मिलिटेंट कह दिया है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने प्रेस में जारी अपने बयान में बजरंग दल को आतंकी बताया। लिलोठिया के मुताबिक बजरंग दल एससी समुदाय के हितों के खिलाफ काम करता है। लिलोठिया ने कहा कि आरोप लगाया कि वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन जाति आधारित हिंसा करते हैं और समरसता जैसे अभियान चलाकर नाटक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का विश्व हिंदू परिषद को लेकर एक विवादास्पद बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश ने वीएचपी के समरसता अभियान पर सवाल खड़े करते हुए बजरंग दल को मिलिटेंट कह दिया है, आतंकी पुकारा है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने प्रेस में जारी अपने बयान में बजरंग दल को आतंकी बताया और लिलोठिया के मुताबिक बजरंग दल एससी समुदाय के हितों के खिलाफ काम करता है। लिलोठिया ने यह भी कहा और आरोप लगाया कि वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन जाति आधारित हिंसा करते हैं और समरसता जैसे अभियान चलाकर
नाटक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का विश्व हिंदू परिषद को लेकर एक विवादास्पद बयान सामने आया है। हिमाचल कांग्रेस ने वीएचपी के समरसता अभियान पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ साथ बजरंग दल को मिलिटेंट कह दिया है, यानी कि आतंकी पुकारा गया है। उनकी ओर से प्रेस में नोट रिलीज करके आतंकी पुकारा गया है। और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने यह भी आरोप लगाया है बजरंग दल पर कि वो एससी समुदाय के हितों के खिलाफ काम भी करती है। और कांग्रेस ने बजरंग दल को मिलिटेंट कहा तो विश्व हिंदू परिषद ने भी जवाब देने में देर नहीं की है। वीएचपी के विनोद बंसल ने कहा कि कांग्रेस खुद आतंकियों की समर्थक है और आतंकियों को जी कहकर संबोधित करती है। बंसल ने कहा कि राष्ट्रवादी दलों को मुहिम में कांग्रेस आतंकवाद ढूंढती है। कांग्रेस हमेशा से आतंकियों के साथ रहती है। जिस कांग्रेस ने आतंकियों के मरने पर रात रात की नींद हराम करने की बात कही, जिस कांग्रेस ने बटला हाउस एनकाउंटर में स्वयं बटला हाउस जाकर के आतंकियों के साथ जो है वो सजदा किया, जिस कांग्रेस ने हमेशा से आतंकियों को जी कह के पुकारा, उस कांग्रेस से और भला अपेक्षा क्या करेगा कोई। एक समाज को सामूहिक शक्ति का परिचय देने के लिए, समाज के अंदर से जो भेदभाव मिटाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है, उसका स्वागत करने के बजाय और उसमें भी आतंकवाद ढूंढने की बात करते हैं। ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा है। तो आतंकवाद ढूंढने की बात करते हैं और इस वक्त विनोद बंसल वीएचपी से हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सबसे पहले तो विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आतंकी कहकर बुलाया है, मिलिटेंट कह दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अपनी खोई हुई खिसकी हुई जमीन को तलाशने का काम कर रहे हैं। बेसिकली अब कांग्रेस का वर्चस्व तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब नीचे दरातों से जमीन भी समाप्त होने वाली है। अब इनके भागने की बारी आई है। ये जिस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, जिस कांग्रेस को वर्तमान में एक अंग्रेजन चला रही है, आप देखिए कि जिस कांग्रेस के पूर्वज जो है जहांगीर थे और जिसकी माताजी जो है अभी एक क्रिश्चियन मिला है, इटालियन इंपोर्टेड, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। मुझे बताइए, इस देश के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? अपना वोट पर तलाश रहे हैं। आप बताइए, फिरोज का पोता आखिरकार हिंदू कैसे हो सकता है भाई? ये इन सब बातों का जवाब जब नहीं मिलता तो परिषद और परिषद से राष्ट्रवादी संगठन जो जुड़े हुए हैं, उन संगठनों को लांछित करने का, उनको कलंकित करने का, उनको आतंकवादी बता करके अपना पल्ला झाड़ने का एक नए षड्यंत्र ये लोग ढूंढते हैं। किसने नहीं देखा कि बटला हाउस एनकाउंटर पे आकर के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, एक जाबाज शख्सी जिसको कि नमन करना चाहिए था, उसकी जगह ये वहां पर माथा टेकते हैं बटला हाउस में। ये माताजी सोनिया जी रात को नींद नहीं आती जब वो आतंकवादी मारा जाता है। ये वही लोग हैं ना जो शर्मा को जी कर करते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए उन्हें पूरी शक्ति और पूरी सरकार को लगा देते हैं। ये वही लोग हैं ना जो कि बार बार जो है राम जन्मभूमि के केस को सुनवाई ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पूरे वकीलों की 17 वकीलों को खड़ा कर देते हैं और स्वयं पूर्व कानून मंत्री जाकर के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकाते हैं, धमकाते हैं कि अगर आपने सुनवाई की तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये कांग्रेस के बेसिकली क्या है कि सोनिया ने कुछ ऐसे गुर्बे छोड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रवादी संगठनों को गलियाते रहो और अपनी राजनीतिक रोटी चमकाते रहो, क्योंकि अब मीडिया भी घास नहीं डालता और न ही इनको जनता घास डालती। अब इनके पास एक ही विकल्प बचा है, जो रावण के साथ हुआ था ना जी, कि अंत समय में राम 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 पुकार रहा था, उन्होंने कहा यही उद्धार करेगा। या कंस के साथ भी यही हुआ था कि वो बार बार जो है अंत समय में वो कृष्ण 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 पुकारता था। तो ये जो सिचुएशन है ना जी, यही उनको अपने मुक्ति मार्ग की तरफ ले जाएगी, क्योंकि अब अंत में इनका मुक्ति का मार्ग आने वाला है। जी बिल्कुल विनोद जी, आपने कई तरह के आरोप लगाए कांग्रेस पर और साथ साथ ये भी कहा कि वो लोग हैं जो आतंकियों को जी कहकर बुलाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या नफरत फैलाने की कोशिश है? विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मुझे आ रही है जी, दोबारा बताएं।
आपने कई तरीके की बातें कही और कई तरीके के आरोप भी लगाए कांग्रेस पे, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने कहा कि आतंकियों को जी कहकर बुलाते हैं, तो क्या ये नफरत फैलाने की कोशिश है? नहीं, नफरत नहीं, ये तो राष्ट्र विरोध है। ये तो सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है। जो जिस तरह का इन्होंने काम किए हैं, आतंकियों के साथ हमेशा से कांग्रेस खड़ी रही है और हमेशा से हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक साबित करने के लिए प्रयास करती रही है। पिछले 70 वर्षों में अगर जी विनोद जी, बिल्कुल आपके पास में वापस लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर राजेश लिलोठिया कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और आतंकी कहा था। राजेश जी, आतंकी कहा है आपने बीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को? जी देखिए, मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूँ कि जिनके साथ में बैठकर ये खाना खाने का ढोंग रचना चाहते हैं, उन लोगों का उनकी हत्या में, उनके बलात्कार में, उनको जलाने में ये इस तरीके के लोग शामिल हैं। हाथरस में जो बच्ची के साथ में हुआ, उसके समर्थन में इनकी सरकार खड़ी रही। आगरा के अंदर जिस तरीके से एक किसी दलित का पुलिस कस्टडी में मर्डर कर दिया जाता है, वहां पे इनकी सरकार है। सरकार और पुलिस और इनके नेता उनके साथ में खड़े रहे। उन्नाव में जो हुआ, तो ये सब चीजें जो ये लोग बात करना चाहते हैं, ये कर करके उनके साथ में खाना खा के बराबरी आ जाएगी या समरसता आ जाएगी, ये सीधा ढोंग है और ये राजनीतिक स्टंट है। और इनके तो आप ये देखिए, जो विश्व हिंदू परिषद थे, ये त्रिशूल बांटने की बात करते हैं। ठीक है राजेश लिलोथिया जी, यहाँ पर सुन रहे हैं, विनोद बंसल जी आपको सुन रहे हैं, वो जवाब भी देना चाहेंगे। जी देखिए, मैं राजेश जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3-4 बातें इन्होंने कही, 3-4 घटनाओं का जिक्र किया, उनमें बजरंग दल कहाँ है? ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि बजरंग दल ने इन सारी घटनाओं की निंदा की है और बजरंग दल का स्वयं वाइस प्रेसिडेंट और जिस आगरा की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है सरेआम इस्लामिक जिहादियों ने मार दिया और उसको कांग्रेस के लोगों ने सब प्रश्रय दिया, समर्थन दिया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी तरह की क्रिमिनल घटना की कोई भी हम हमेशा से भर्त्सना करते हैं, लेकिन कांग्रेस का चाल चरित्र हमेशा से जो है हिंदू द्रोही रहा है। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस ने जो है हमेशा से जो है हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक और उनको आतंकवादी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। हमने तो कर्नाटक में अभी हिंदू परिषद के लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, अभी तो जेल में होंगे। जैसे लोग जो है, मैं जानता हूँ जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे तब तक हिंदुओं को गाली देते रहेंगे। जैसे ही कांग्रेस से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद इनको समझ में आएगा, हाँ यार मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम किया। जी बिल्कुल विनोद बंसल जी, आप राजेश लिलोठिया जी, आप अपना जवाब दे सकते हैं। जी विनोद भाई सुन भी लीजिए, आपके जो विश्व हिंदू परिषद के लोग अभी कर्नाटका में ना इसी महीने बंद हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, इसी बात को लेकर के दलितों को उन्होंने मार पिटाई करी। तंदूर में झोंक देते हैं महिलाओं को। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे विनोद भाई थोड़ा सुन भी लीजिए ना विनोद भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी विनोद भाई सुनते दीजिए। कर्नाटक में इसी महीने आपकी विश्व हिंदू परिषद के लोग अरेस्ट हैं, वकील लेके उनको जमानत दिलवाना है भाई। अरेस्ट तो हम हिंदू समाज के लिए हमेशा होंगे, हिंदू समाज के लिए, हिंदू मानवीयों के लिए, धर्म के लिए। दलितों को मारोगे और दलितों के साथ बैठ के फिर खाना खाओगे तो बराबरी आ जाएगी। नहीं करते हिंदुओं को। अरे खाली बोलने से बराबरी आ जाएगी, खाना खाने से बराबरी आ जाएगी। उनको मार रहे हो, काट रहे हो, पीट रहे हो और तुम्हारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग। मैं आपको 8 हजार मेरा जो प्रेस स्टेटमेंट आया है, काम जातिगत आधार पर बांटने का काम अगर किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने आज तक दलितों के साथ क्या किया? आप दलित चिल्लाते रहे, दलितों को दलित और बनाते रहे। ये परिषद का काम नहीं। परिषद हम जो है ना, हम सामाजिक समरसता, सामाजिक मुश्किल थी कांग्रेस की चिंता यही है। विनोद जी एक बार सुन लेते हैं, राजेश लिलोथिया जी को भी सुन लेते हैं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आप बोलिए। आप ऐसे देखिए, ऐसे जबरदस्ती बोलने से कोई फायदा नहीं। लेट अस टॉक ऑन लॉजिकल पॉइंट्स। मतलब आप सिर्फ ये बताइए कि आप ये, मेरा सिर्फ इतना सा आरोप है कि आप उन जिन लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, जिनको आप मानते ही नहीं हो कि वो इंसानों की कैटेगरी में आते हैं,
हाँ, जिनके बच्चों को आप त्रिशूल बांटने का काम कर रहे हैं, उनको मारा, प्रियंका को मारा या किसी और आपको मारा। हम दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों को आप देखिए, ये देखो विनोद भाई, आप अगर विनोद साहब, रहने दो, आप विनोद साहब, तो नहीं बोलते, मैं तो एक मिनट ऐसे बोलने बिल्कुल से राजेश लिलोथिया जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं मारने और काटने का, ये आरोप आखिर कहाँ साबित हुआ है, कहाँ पर ऐसा हुआ? देखिए, मैं सिर्फ इतना, मेरा जो प्रेस स्टेटमेंट आया है उसके अंदर बाकायदा मैंने मेंशन किया हुआ है, केसेस मेंशन किए हुए हैं, नहीं दो नहीं, आप सुनिए, आप एक मिनट, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, हम इटालियन नेशनल की तरह काम नहीं करते। विनोद जी बिल्कुल आप बोलिएगा जरूर, लेकिन राजेश जी को भी एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं, मैंने सवाल किया। मैं ऐसे बोलना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए और उसका जवाब आपका नहीं है, एक राष्ट्रीय इलॉजिकल बात करने से, शोर मचाने से हम लोग सामाजिक संरचना के लिए काम करते रहेंगे। राजेश जी, ये मकर संक्रांति का पर्व था कल, और मकर संक्रांति का पर्व पर हम गुड़ और तिल का काम करते हैं, हम तिल को गुड़ के साथ जोड़ते हैं। बहुत बड़े, आप बहुत विनोद भाई, आप बहुत महान है, अरे इतनी बड़ी मान्यता कर रहे हैं मकर संक्रांति पे कि दलितों को जिनको बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। विनोद बंसल जी, वीएचपी से आप हमारे साथ जुड़े और साथ साथ बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजेश लिलोथिया थी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का विश्व हिंदू परिषद पर विवादास्पद बयान सामने आया। और देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल के मुताबिक आज कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से 1,22,684 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 16.66% हो गई है और वैक्सीनेशन का आंकड़ा 156 करोड़ पार कर चुका है। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 6,041 हैं। देश में कोरोना के 2.69 लाख मामले सामने आए हैं और कल के मुकाबले आज फिर केस बढ़े हैं, यानी कि रफ्तार लगातार अब चिंता का विषय बनती जा रही है। और इसी वजह से चुनावी रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की दहशत भी देश में बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर अब 16.66% हो गई है। वहीं वैक्सीनेशन को भी रफ्तार देने की पूरी कोशिश है और अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। देश में ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो 6,041 केस ओमिक्रॉन के इस वक्त देश में है और देश में कोरोना के 2 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और कल के मुकाबले आज ये मामले फिर बढ़े हैं, जिसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सख्त पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। खुद केंद्र सरकार चिंता जाहिर कर चुकी है और तमाम राज्यों को पहले ही चिट्ठी लिखकर बार बार अलर्ट मोड पर डाला जा रहा है, ताकि वॉर रूम्स उनकी ओर से तैयार कर लिए जाएं। अस्पतालों की व्यवस्था का निरीक्षण लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अध्यक्षता उसकी कर चुके हैं, कई मीटिंग्स वो ले चुके हैं तमाम राज्यों के सीएम के साथ कि आखिर उनके राज्यों में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना से 24 घंटे में 402 मौतें भी हो गई हैं और 24 घंटे में 1.23 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में 14.18 लाख कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त हैं और देश में पॉजिटिविटी रेट 16.66% है। ओमिक्रॉन के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन 156 करोड़ के पार पहुंच गया है और देश में ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 केस सामने आ गए हैं। यानी कि इन आंकड़ों से, जिस तरीके से आंकड़ों की रफ्तार बढ़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में किस तरीके की भयानक स्थितियां इस तीसरी लहर में देखने को मिल रही हैं। 24 घंटे में 402 लोगों की मौत भी हो गई है। रफ्तार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है कोरोना की और यही वजह है कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की लापरवाही उनकी ओर से ना हो।
बार बार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं राज्य सरकारों की ओर से। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कई बार वो मीटिंग्स कर चुके हैं तमाम राज्यों के सीएम के साथ। और इस वक्त रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, और क्या जानकारी है? लेकिन इसके साथ में जैसा कि शिवानी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में और राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ में बैठक की थी, और जिसमें साफ तौर पर कहा था कि आने वाले दिनों में तमाम जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं भारत में, और ऐसे वक्त में लापरवाही लोग बरतते हैं, भीड़ भाड़ होती है, और राज्य सरकारों को उन्होंने निर्देश दिया था कि वो जो सख्ती है वो उसमें बरती जाए। लेकिन जो पाबंदी अगर राज्य सरकारें लगाती हैं तो उसको लेकर उन चीजों पर भी ध्यान रखा जाए कि जिससे कि लोगों की रोटी और आजीविका पर असर ना पड़े, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उस पर कोई असर ना पड़े, फर्क ना पड़े। तो दोनों चीजों का तालमेल ही बैठा के चलना है। एक तो दूसरी रेस्ट्रिक्शंस है और दूसरी तरफ यह है कि लोगों की रोजी रोटी पर भी असर ना पड़े। केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कब इसका पीक आता है इसका अंदाजा अभी लगाया नहीं जा सकता, और तमाम एक्सपर्ट्स इसका हालांकि कई बार उनकी तरफ से राय आ चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी बदलता हुआ समय है, इस पे ओमिक्रॉन का वेरिएंट क्या रूप दिखाता है आने वाले दिनों में अभी कहना बेहद मुश्किल है। जी, तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके की अब स्थितियां धीरे धीरे अस्पतालों ने अपने मैनेजमेंट्स कर लिए हैं। वहीं देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, और कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से 1,22,684 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर डरावनी होती चली जा रही है, रफ्तार बढ़ते जा रही है। इन आंकड़ों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने अब चिंता राज्यों की तो बढ़ा ही दी है, और केंद्र सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि स्थितियां बद से बदतर ना बने। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली, और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,383 मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 30.64% हो गई है, और इससे एक दिन पहले दिल्ली में 28,867 मामले आए थे, जो अब तक के रिकॉर्ड मामले थे। हम सब लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत इन्फेक्शियस वायरस है, और पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 29 क्रॉस कर चुका है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज़्यादा लो हैं, डेथ्स काफ़ी लो हैं, तो लोगों को चिंता की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। लगातार तीसरी लहर डराती हुई चली जा रही है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना से की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे में न्योता दे रही है। नए नए मरीज जो है वो अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही उनकी ओर से ना बरती जाए। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में हर दिन उछाल आ रहा है, उसने एक चुनौती भी पैदा कर दी है राज्य सरकारों के आगे, केंद्र सरकार के आगे, कि आखिर कोविड मैनेजमेंट इस दौर में कैसे किया जाए। वहीं मुंबई की दादर सब्जी मंडी की अगर बात करें तो वहां पर दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ आज भी देखने को मिल रही है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख लीजिए, दादर सब्जी मंडी का क्या हाल है। मुंबई में कोरोना इस वक्त अपने चरम पर है, लेकिन लोग अपनी मनमानी से नहीं पीछे हटने को तैयार है। ये सब्जी मंडी का हाल है। सब्जी खरीदने आए हैं, लेकिन सावधानी किसी भी तरीके की किसी ने नहीं बरती है। मुंबई में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो 10,000 से ज्यादा जो है वो पाई जा रही है। वहीं जो मुंबई के मार्केट्स है वहां पर भी जो है भारी भीड़ नजर आ रही है। देखिए, जैसे जैसे मुंबई में केसेस बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की थी, और बीएमसी के गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ झुंड बना के नहीं खड़े रह सकते। लेकिन इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी
मंडी में मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है। धारा 144 तो छोड़िए, यहाँ पर लोग कोरोना के भी कोई भी नियम का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, वहीं कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क भी नजर नहीं आएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ 18 के कैमरे को देखते ही मास्क पहनना सही समझ रहे हैं। देखिए, मुंबई में जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी भी खतरा है वो टला नहीं है। वहीं सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं इस दादर सब्जी मंडी में ऐसी कोई भी जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आ रही। जो लोग हैं वो लगातार कोरोना के सारे नियम कानून की ध्वजा उड़ाते नजर आ रहे हैं। दूसरी लहर में मुंबई एक बड़ा हॉटस्पॉट बना था। मुंबई में बेड से लेकर आईसीयू से लेकर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, साथ ही साथ कई लोगों की मौत भी हुई। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं तीसरी लहर को लेकर बिल्कुल भी चिंता में नजर नहीं आ रहे। लगातार लोग कोरोना के नियम कानून की ध्वजा उड़ा रहे हैं।